तो इस अंक में हम समझ रहे हैं भूमि कटाव किन किन विधियों द्वारा रोका जा सकता है। तो किन किन विधियों द्वारा रोका जा सकता है भूमि कटाव को। नंबर 1, भूमि कटाव, वृक्ष लगाकर भूमि का कटाव रोकना। वृक्षों को लगाना है, भूमि को कटने से रोकना है। कैसे? खाली व बेकार स्थानों पर वृक्ष लगाकर भूमि का कटाव रोक सकते हैं। खाली जितने स्थान रहेंगे या बेकार स्थान रहेंगे, ऐसे जो फसल उत्पादन के उपयोग में नहीं आ रहे होते, ऐसे स्थानों को खाली नहीं छोड़ना है, वहाँ वृक्ष लगा देना। वृक्ष लगाकर भूमि कटाव को रोकना है, क्योंकि वृक्षों की जड़ें जमीन को बांध कर जकड़ कर रखती है। जो जड़ें होती है वृक्षों की, उनके छोटे छोटे जो रेशे होते हैं, वो भूमि के जीवाश्म पदार्थ ग्रहण करने के कारण कणों को जकड़े हुए रखती है, जमीन को बांध कर जकड़ करके रखती है, तथा वर्षा का प्रभाव भी सीधा भूमि पर नहीं पड़ता। वर्षा का प्रभाव भी सीधा नहीं पड़ता जमीन पर। वह पौधों की पत्तियां आदि सड़कर खाद का कार्य करती है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। दूसरा, घास लगाकर चारागाह बनाना। तो नंगी जमीन पर घास लगाने से वह कालीन की तरह से कार्य करती है, जिससे पशुओं के पैरों का भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक कालीन, जैसे हमारे घर में अपन कालीन बिछा देते हैं, तो अपनी जो टाइल्स रहती है या नीचे सराई हुई जो ज़मीन होती है, वह कुरेदती नहीं है ना, किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। ऐसे ही अगर घास लगा दी जाए तो वह भी कालीन का कार्य करती है। उससे वर्षा का या धूप का या ठंडी का प्रभाव जमीन पर नहीं पड़ता, न हवा का प्रभाव पड़ता है। कालीन की तरह से कार्य करती है, जिससे पशुओं के पैरों का भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जमीन फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती। जो जमीन फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, जो जमीन है, यहाँ पर हमें जो लिखना है, अर्थात जो जमीन फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ऐसी भूमि से लंबी व शीघ्र बढ़ने वाली घास, ऐसी भूमि में लिखेंगे यहाँ, ऐसी भूमि में लंबी व शीघ्र बढ़ने वाली घास लगाकर उस जमीन को कटने से रोक सकते हैं। तीसरा, मेड़ बनाकर भूमि के कटाव को रोकना। वर्षा ऋतु से पहले खेतों की ऊंची मेड़ें बनानी चाहिए, जिससे खेत का पानी खेत में ही रहे। इस प्रकार भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। चौथा, भूमि को समतल बनाकर उसको कटाव से बचाना। हमेशा जिस भी ज़मीन में हमें फसल लेना है, उस ज़मीन को समतल बना लेना चाहिए। समतल बना करके भूमि के कटाव को हम तेज बहाव जो पानी का होता है, उससे बचा सकते हैं। ढालू मृदा की अपेक्षा समतल भूमि में वर्षा का पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जो ढालू मृदा होगी, उस ढालू मृदा की अपेक्षा समतल भूमि में वर्षा का पानी कैसा होगा? अंदर रिसाव होगा, और अंदर रिसाव होने से भूमि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा सोख करके रखी है, तथा बाद में उसका बहाव भी कम होता है। बाद में क्या होगा कि पानी का बहाव और मृदा का बहाव कम हो जाता है। अतः ढालू जमीन को समतल बनाकर उसे कटाव से बचाना चाहिए। पांचवा, बंधियां बांधकर भूमि को कटने से बचाना। बंधियां, ढालू भूमि अगर होगी तो बंधियां बांध देंगे हम, ना, उसमें जो पत्थर होंगे वो
लकड़ियाँ, वनस्पति इत्यादि से बंधिया बांध करके मिट्टी डाल देंगे। इससे क्या होगा, ढालू मृदाओं में बंधिया बांधकर पानी को एकत्रित कर लिया जाता है तथा वह मृदा द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे अगली फसल के लिए उचित नमी भी प्राप्त हो जाती है और भूमि को कटने से भी बचा लिया जाता है। छठवां, कंटूर खेती करना। इससे पहले भी आया था कंटूर खेती क्या होती है, कंटूर है ना। तो कंटूर खेती करके देखते हैं। एक ही समान ऊंचाई की मृदा पर बनी रेखाओं को कंटूर कहते हैं। एक ही समान ऊंचाई की मृदा अगर रही, सीधी ढाल पहाड़ी अगर रही, तो क्या करेंगे, हम पट्टियाँ बना लेंगे, है ना, और उन पट्टियों में फसलें बोएंगे। कंटूर ढालू मृदा पर ढालू के विपरीत, ढालू मृदा पर ढाल अगर उत्तर से दक्षिण है तो हमने सीढ़ी कैसी बनना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर, और उत्तर से दक्षिण ढाल है तो सीढ़ी कैसा बनना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कभी भी कंटूर ढालू मृदा पर ढालू के विपरीत बनाए। चित्र में देखते हैं हम किस प्रकार से कंटूर भूमि में ढाल दिया जाता है। ये देखिए, है ना, ढाल के विपरीत हमने ऐसी सीढ़ियाँ बना दी। और देखिए ये ज़्यादा स्पष्ट सीढ़ी नुमा कंटूर खेती, है ना। इधर से ढाल इधर की ओर है तो सीढ़ियाँ इधर से इधर की ओर बना दी, है ना। ढाल ऐसा है और सीढ़ी हमारी ऐसी बनी हुई है विपरीत। यह है कंटूर खेती। चलते अपने प्रश्न पर। पानी के निकास का उचित प्रबंध करके, अगला पॉइंट है, पानी के निकास का क्या करेंगे, हम उचित प्रबंध करेंगे। ये इसमें देख रहे हैं हम, इसमें उचित प्रबंध नहीं किया तो बहुत बड़ी खेत में अवनालिका बन गई। तो अब ये उचित प्रबंध कर रहे हैं, है ना। ऐसे ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे इसमें, यहाँ पानी रुक जाएगा। पानी के निकास का उचित प्रबंध करके भूमि में फालतू पानी को निकालने के लिए उचित प्रबंध करके भूमि को कटने से रोक सकते हैं। इसके लिए भूमि पर जो जल निकास की नालियाँ होती है, वो नालियाँ कौन सी, खोल ड्रेन्स, स्टोन ड्रेन्स, यानी जमीन के अंदर में हम खोल ड्रेन बनाएंगे। दूसरा स्टोन ड्रेन यानी पत्थरों की नाली बनाएंगे। टाइल्स ड्रेन, टाइल्स की नाली बनाएंगे, अथवा खुली व पक्की नालियाँ बनाई जाती है। अब आठवां उपाय है ढालू मृदा पर सीढ़ीदार खेती बना करके। अभी हमने देखा सीढ़ीदार खेती कैसी बनाई है, ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेत बना करके। तो ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाकर उन पर खेती करनी चाहिए। इस प्रकार के खेतों को बेटरेसिंग भी कहते हैं, बेटरेसिंग भी कहते हैं। ये खेत चबूतरे के आकार के बन जाते हैं। अब नंबर 9, खारों के बंद बनाकर। तो पत्थर जो होंगे बड़े बड़े उनको खार कहते हैं। तो खारों पर रोक लगा करके पक्के बंद बनाना चाहिए, जिससे पानी रुककर बहेगा और उसका कटाव भी कम हो जाएगा। नंबर 10, ढाल के विपरीत जुताई करके। जुताई कैसे करेंगे हम, ढाल के विपरीत। आगे चित्रों में भी किसान जुताई कर रहा है तो बता रहे हैं हम कि ढालू के विपरीत कैसी जुताई करेंगे। देखिए यहाँ पर
ये किसान, ये ऐसा ढाल है ना, ढाल इधर से इधर है, तो ये जुताई किधर से किधर कर रहा है किसान, ऐसे ढालू के विपरीत जुताई करके भी हम खेत को बहने से बचा सकते हैं। अगर ढाल की दिशा में हम जोतेंगे तो मृदा और बहेगी। ढालू भूमि पर सीढ़ीदार ढाल के विपरीत जुताई करके, ढालू जमीन के विपरीत जुताई करके भूमि को कटने से रोक सकते हैं, क्योंकि वर्षा का पानी एक कूड़ के बाद दूसरे कूड़ में आता है। इस प्रकार बहाव भी कम हो जाता है व उसे कटने से भी रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा मृदा क्षरण के प्रभाव कारक लिखिए। वायु के द्वारा मृदा क्षरण के प्रभाव कारक कौन कौन से होंगे? तो वायु के द्वारा मृदा क्षरण के प्रभाव कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, भूमि का प्रायः सूखा रहना। ज़्यादा भूमि सूखी रहेगी तो हवा के द्वारा एक कण दूसरी जगह जल्दी स्थानांतरित होगा। दूसरा, चारागाहों की पूरी तरह चराई करना। चारागाह जो रहेंगे उनकी चराई पूरी तरह से करने से मृदा बहेगी। फिर खेत की लगातार अनुचित जुताई करके, हम जुताई खेत के ढाल के ही दिशा में कर देंगे तो खेत बहेगा, उड़ेगा। फिर भूमि जीवांश पदार्थ की कमी होना। भूमि में जीवांश पदार्थ कम रहेंगे तो हल्की रहेगी भूमि और उड़ेगी ज़्यादा। खेत के लिए अयोग्य भूमि पर सिंचाई करना। खेती के लिए जो अयोग्य भूमि रहेगी, जो बिल्कुल फसल उत्पादन नहीं देगी, तो ऐसी जगह पर सिंचाई करेंगे तो पानी के साथों साथ क्या होगा, मिट्टी भी बहेगी। अब प्रभाव देखते हैं इसके, वायु द्वारा मृदा क्षरण के प्रभाव। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु अधिक शुष्क है, वायु द्वारा मृदा क्षरण अधिक होगा। जहाँ की जलवायु खूब गर्म रहेगी, शुष्क रहेगी, वहाँ मृदा क्षरण ज़्यादा होगा। दूसरा, भूमि की किस्म। रेतीली भूमि में वायु द्वारा क्षरण अधिक होता है। रेत जल्दी पानी में बह जाती है, हल्की होती है इसलिए, और ज़्यादा हवा में भी उड़ जाएगी। फिर वायु की गति अधिक होने पर मृदा क्षरण अधिक एवं गति कम होने पर मृदा क्षरण कम होता है। हम देखते हैं इसको वायु के द्वारा कैसे मृदा का क्षरण हुआ, ये है ना। तो ये ज़्यादा पानी होने के कारण इस प्रकार से कटाव होने लग जाता है। अब वनस्पतियों की उपस्थिति। वनस्पतियों से आच्छादित जो भूमि रहेगी मृदा क्षरण को कम करने में सहायक होती है। वनस्पति ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी तो मृदा क्षरण कम से कम होगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष तीव्र वायु के वेग को कम करके मृदा को कम करने में सहायक होते हैं, मृदा क्षरण को कम करने में सहायक होते हैं। इसलिए ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाना चाहिए। धन्यवाद। अगले PDF में हम पढ़ेंगे वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकथाम के उपाय।